नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो बेटा, हम बात कर रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। चैप्टर स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा, पैकेजिंग के बारे में देखा, सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा और जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आज हमें पढ़ना है डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में। देखो, अगर हम बात करें डीएनए की रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो वाटसन एंड क्रिक द्वारा दी गई, उसके जस्ट बाद उन्होंने इनके बेस पेयरिंग के बेसिस पे उन्होंने ये बात कही कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कैसे करता है। डीएनए की रेप्लिकेशन की जो स्कीम है उसको प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो प्रोकैरियोटिक के अंदर मिचेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में किया था, और यूकैरियोटिक के अंदर विशिया फाबा का यूज करके जो टाइलर जो साइंटिस्ट है 1958 में उन्होंने यूकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको समझाने की कोशिश की थी या समझाई थी। उसी के बारे में हमें बात करनी है कि सबसे पहले डीएनए जो रेप्लिकेशन है इसके बारे में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर। उसके बाद ये जो डीएनए जो रेप्लिकेशन होती है ये एक एसेंशियल प्रोसेस होती है। इट इज एसेंशियल प्रोसेस फॉर रिप्रोडक्शन, यानी अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। सिंपल सी मीन ये है कि अगर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी तो एक सेल से दो सेल नहीं बन पाएंगे। जब एक सेल से दो सेल ही नहीं बन पाएंगे तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होना तो बड़ी बात है, मुश्किल बात है, हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद ये जो डीएनए जो रेप्लिकेशन जो होता है ये सेल डिवीजन के दौरान एस फेज के अंदर होता है। एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए और सेल डिवीजन नहीं हो पाए तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रॉब्लम जो आती है वो पॉलीप्लॉइडी की समस्या आ जाती है। यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2n 3n 4n 6n इस तरह से जो है उनकी पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन आ सकती है या आ जाती है अगर एस फेज के बाद सेल डिवीजन ना करे। तो ये जो वाटसन और क्रिक जो है इन्होंने जो डीएनए के जो रेप्लिकेशन की बात की थी, उन्होंने कहा कि जब भी नया डीएनए बनता है या एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है तो इसके अंदर इस डीएनए के जो बोथ स्ट्रैंड जो होते हैं, डीएनए के बोथ स्ट्रैंड्स जो होते हैं एक्ट एज टेम्पलेट डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट डीएनए। इसका मीन क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो नया डीएनए बनाने में काम आता है। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को उन्होंने बताया कि ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का मीन ये है कि सेमी का मीन होता है हाफ और कंजर्वेटिव का मीन कंजर्व। जब भी नया डीएनए बनता है तो उसमें हाफ डीएनए कंजर्व रहता है। इसका मीन क्या कि अगर दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड जो है तो उसके अंदर एक स्ट्रैंड जो है वन स्ट्रैंड स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड या पुराना रहेगा, और नया स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड जो है एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। इसका मीन नए डीएनए के अंदर 50% डीएनए पुराना होगा, 50% नया होगा। इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करके समझाया था मिचेल्सन एंड स्टाहल ने। लेकिन इसकी बात करें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन इसके बारे में बताया था मिचेल्सन एंड स्टाहल ने 1958 में
बाय यूजिंग heavy isotope ऑफ नाइट्रोजन यानी N15 का यूज करके। और उन्होंने ये जो प्रोसेस है एक बैक्टीरिया के अंदर देखी थी, जिस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया या इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। इसी बात को यूकैरियोटिक के अंदर या यूकैरियोटिक सेल के अंदर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूज करके, यूकैरियोटिक सेल कौन सी ली थी, उन्होंने लिया था विश या फाबा, या जिसको हम बोल सकते हैं फाबा बीन। और ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था टाइलर एंड क्लीव, उनके फ्रेंड सर्किल में जो भी थे टाइलर थे। इन्होंने भी 1958 में, और इन्होंने जिसका यूज किया था वो इन्होंने यूज किया था रेडियो ट्रेसर या रेडियो आइसोटोप्स का यूज करके उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया था। उन्होंने यूज ये किया था ट्राइएटेड थाइमिडीन का यूज करके उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में यूकैरियोटिक सेल में बताया था। मिचेल्सन ने और स्टाहल ने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का जिक्र किया। उसके बाद देखो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मिचेल्सन ने और स्टाहल ने देखो क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने सबसे पहले एक मीडियम लिया था, एक मीडियम ले लिया। इस मीडियम के अंदर इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। और वो जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया जो है वहां पे एक मीडियम आर्टिफिशियल मीडियम रख दिया। वो जो आर्टिफिशियल मीडियम था उसके रूप में उन्होंने लिया NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ली उन्होंने N15 के रूप में, यानी ये नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप। अब ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि इस मीडियम के अंदर जब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है अगर ये रेप्लिकेट करेगा इसका मीन डीएनए का रेप्लिकेशन अगर होगा तो उस डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए इसको चाहिए नाइट्रोजन। और इस मीडियम से जब ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके अंदर नाइट्रोजन चली जाएगी N15 वाली नाइट्रोजन। इसका मीन इस ई कोलाई के पास जितना भी डीएनए होगा उस डीएनए के साथ N15 वाली जो नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इसका मीन इसके पास जो डीएनए है उस सारे के सारे डीएनए के पास जो नाइट्रोजन होगी वो N15 हो जाएगी। इसका मीन इसके पास जो डीएनए है, ये जो डीएनए अगर इन दोनों स्ट्रैंड को हम देखें तो इसके पास भी N15 वाली नाइट्रोजन होगी, इसके पास भी N15 वाली नाइट्रोजन होगी। इसका मीन हैवी आइसोटोप है, तो ये जो डीएनए जो है हैवी डीएनए बन जाएगा, हैवी डीएनए बन जाएगा। और उसके बाद जब इसको सीजियम क्लोराइड के मीडियम के अंदर रखा जाता है और इसकी डेंसिटी चेक की जाती है तो ये बॉटम के अंदर सेटल हो जाता है। इस तरह से ये जो डीएनए जो है, क्योंकि ये हैवी डीएनए है और हैवी डीएनए होने की वजह से ये बॉटम के अंदर सेटल हो जाता है। सीजियम क्लोराइड का यहाँ पे उन्होंने मीडियम लिया था, ये उन्होंने सिंपल सी बात थोड़ी बताई। उसके बाद ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया, इन्हीं ई कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया एक आर्टिफिशियल दूसरे मीडियम के अंदर। उन्होंने इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को एक दूसरे मीडियम के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद फिर वही प्रोसेस की उन्होंने, क्या प्रोसेस कि यहाँ पे एक दूसरा मीडियम बनाया और इस मीडियम के अंदर यहाँ पे जो थी वो नॉर्मल नाइट्रोजन थी। नॉर्मल नाइट्रोजन का मीन N14 थी, N14। अब यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सारे के सारे बैक्टीरिया के पास क्या है, N15 वाली नाइट्रोजन। और जिस मीडियम में इसको दोबारा डाला गया वहां पे थी N14 वाली नाइट्रोजन। इसका मीन अब अगर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो इसको जो नाइट्रोजन नया जो डीएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा उसके अंदर जो नाइट्रोजन आएगी वो N14 आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब यहाँ पे डीएनए को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो नया डीएनए जो बन रहा है, यहाँ पे डीएनए बना और यहाँ से ये जो डीएनए जो है जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीनेचुरेशन से सबसे पहले ये सेपरेट हो जाएगा। और सेपरेट होने का मीन क्या, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन थी N15 थी, ये वाली भी नाइट्रोजन N15 थी, लेकिन इस मीडियम के अंदर नाइट्रोजन N14 वाली है। जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो बन जाएगा N14 वाला। तो इन्होंने क्या देखा कि इस तरह से एक जो है नया स्ट्रैंड जो बना
ये डबल स्ट्रैंडेड था। जब ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, नया डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दो स्ट्रैंड पहले सेपरेट हो जाएंगे और दोनों के पास एक एक स्ट्रैंड नया बन जाएगा। तो जो नया डीएनए उन्होंने देखा, वो नया डीएनए उनको मिला N14 टाइप का। इसका मीन यहाँ पे सारे N15 थे, यहाँ पे N14 और N15 का मिक्सचर हो गया। इसको उन्होंने बोल दिया हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। और इस हाइब्रिड डीएनए को जब उन्होंने फिर सीजियम क्लोराइड के उस मीडियम के अंदर डाला तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि इस सीजियम क्लोराइड के मीडियम के अंदर, उन्होंने मीडियम के अंदर देखा कि ये जो हाइब्रिड डीएनए जो है, ये जो हाइब्रिड डीएनए, ये हैवी डीएनए से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है, हैवी डीएनए से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है। यह सीजियम क्लोराइड है और ये वाला जो डीएनए था ये हाइब्रिड डीएनए है। उसके बाद इन्होंने, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ई कोलाई जो होता है वो 20 मिनट में सेल को डिवाइड कर लेता है। ई कोलाई की जो सेल है वो 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है, यानी 20 मिनट इस एक्सपेरिमेंट को लगे, 20 मिनट इस एक्सपेरिमेंट को लगे। जब उन्होंने देखा 40 मिनट बाद, आफ्टर 40 मिनट, उन्होंने क्या देखा, अगर 40 मिनट बाद, पहली बात तो ये दो डीएनए के स्ट्रैंड है, दोनों के दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अगर इनका हम डीनेचुरेशन करें तो ये 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे। 4 स्ट्रैंड का मीन क्या कि सबसे पहले देखो ये अलग होंगे, सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास येलो कलर का मीन N15 वाला डीएनए आ जाएगा। उसके बाद ये वाला डीएनए सेपरेट हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये जो है N14 वाला है। उसके बाद ये तीसरा, ये भी N14 वाला है, N14 वाला। और नेक्स्ट जो डीएनए सेपरेट होगा वो N15 वाला हो जाएगा। अब देखो ये तो सारे के सारे पुराने स्ट्रैंड है। अगर नया स्ट्रैंड बनेगा, इस मीडियम के अंदर केवल नाइट्रोजन 14 है, अगर नाइट्रोजन 14 है तो सबके पास, सबके सब जो डीएनए है उनके साथ नाइट्रोजन 14 वाला स्ट्रैंड जुड़ जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14। इसका मीन क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो 4 तरह के जो डीएनए बने हैं ये 2 टाइप के हो गए। एक N15 वाला ये पहला था, दूसरा ये N14 वाला हो गया। इसके दोनों के दोनों N14 वाले हो गए, इसके भी दोनों के दोनों N14 वाले स्ट्रैंड हो गए, और इसका एक N14 का और एक N15 का स्ट्रैंड हो गया। इसका मीन 2 तरह के डीएनए बने, और इन दोनों तरह के डीएनए को जब सीजियम क्लोराइड के मीडियम के अंदर डेंसिटी ग्रेडियंट में रखा गया तो उन्होंने क्या देखा कि एक तो ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रैंड जो है वो सेटल हो गया, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों N14 वाले जो डीएनए हैं ये दोनों के दोनों लाइट डीएनए, लाइट डीएनए यानी हल्के डीएनए। और ये वाला जो है ये दोनों के दोनों हैवी डीएनए जो होते हैं वो बॉटम की तरफ सेटल हो जाते हैं। और उन्होंने इसके अंदर देखा कि 2 तरह के ऐसे स्ट्रैंड बनते हैं या 2 तरह की स्ट्रक्चर बनती है। जो ये जो ऊपर वाला जो है, ये वाला जो है ये तो लाइट डीएनए, और ये जो नीचे वाला जो है ये हाइब्रिड डीएनए। जी, जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से करा तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन जो होती है वो डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। आप समझ गए, सेमी कंजर्वेटिव का सिंपल सा मीन ये कि ये जो डीएनए का एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जब ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, अपने नए स्ट्रैंड बनाएगा, तो पहले दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद एक एक तो स्ट्रैंड यही रहेगा, और जो सेकंड या नया स्ट्रैंड बनेगा वो नया स्ट्रैंड आइसोलेट होगा या नया स्ट्रैंड बनेगा। पुराना स्ट्रैंड इसके अंदर देखो, यहाँ पे एक स्ट्रैंड जो है पुराना, एक स्ट्रैंड नया बन गया, यहाँ पे भी एक स्ट्रैंड पुराना एक नया, यहाँ पे भी देखो एक स्ट्रैंड पुराना एक नया, एक पुराना एक नया। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। 50% नया डीएनए बन जाता है, 50% पुराना डीएनए रहता है। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिचेल्सन एंड स्टाहल ने, अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव। उसके बाद देखो अब हमें बात करनी है कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, चलो ठीक है सेमी कंजर्वेटिव होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है, क्या इसके अंदर प्रोसेस होती है। अब हम एक्चुअल में पढ़ते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये 2 स्टेज में या 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सबसे पहले ये डीनेचुरेशन करेगा। डीनेचुरेशन का मीन दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, और जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं अनजिपिंग। अनजिपिंग बोलते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग। अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। अनजिपिंग अनवाइंडिंग का मीन सिंपल सा इतना कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब अनजिपिंग की जो प्रोसेस जो होती है उसको करवाने के लिए या उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अनजिपिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम, रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम, और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं हेलिकेज। हेलिकेज, सिंपल सी बात है। हेलिकेज का मीन ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड को हम हेलिक्स बोलते हैं, और हेलिक्स को सेपरेट करने वाला जो एंजाइम होता है वो हेलिकेज होता है, और यहीं पे इसके लिए एक और को फैक्टर की तरह काम करता है जिसको बोलते हैं Mg+2। यानी इन डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो हेलिकेज होता है, और यहाँ पे Mg+2 जो है वो को फैक्टर के रूप में काम करता है। और अनजिपिंग जो है वो एक स्पेशल रीजन में, हर कहीं से स्टार्ट नहीं हो जाती, स्पेशल रीजन में स्टार्ट होती है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होती है, या जिसको हम शॉर्टकट में ORI भी लिखते हैं, ये ORI जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल ORI होती है, और वहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो ORI जो होती है ये मैनी या कई सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंगल होती है, यूकैरियोटिक के अंदर कई सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो सेपरेट होगा, और अगर डीएनए सेपरेट होगा तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को हम बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम। और दूसरा जो स्टेप जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। पहला जो स्टेप है वो हो गया अनजिपिंग वाला। सेकंड जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। देखो नया स्ट्रैंड कैसे बनता है। ये हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये पूरा का पूरा डीएनए एक साथ खुलेगा नहीं, इस डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंजाइम होगा जो इसको सेपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम बोल देंगे हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम जो होता है वो कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, वो ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं SSB। SSB का मीन होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग है प्रोटीन। यानी ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है इसको जब हेलिकेज एंजाइम दो स्ट्रैंड में डिवाइड कर देता है तो इन सिंगल स्ट्रैंडेड को मेंटेन करने के लिए स्पेशल प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं SSB। एक और नाम यहाँ पे याद रख सकते हो आप, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर टोपोआइसोमेरेज नाम का एक केमिकल होता है जो क्या करता है, टेंशन को दूर करता है जो आती है सुपर कोइलिंग की वजह से। यानी डीएनए जो होता है वो कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उस कोइलिंग को ठीक करने के लिए जो केमिकल होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसको बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। तो सबसे पहले डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में सेपरेट हो गया, और जैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में सेपरेट होता है उसके बाद इसके अंदर स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का सिंपल सा मीन इस तरह से, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इस तरह से सेपरेट हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, और ये जो रेप्लिकेशन जो है डीएनए की जो रेप्लिकेशन जो है हमेशा स्टार्ट होती है 5' से 3' एंड से स्टार्ट होती है। हमेशा नया डीएनए जो बनता है
वो 5 डैश एंड से बढ़ना स्टार्ट होता है, 3 डैश एंड की तरफ बनता है। पहली बात ये। दूसरी बात, रेप्लिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। और ये जो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो होता है ये सबसे पहले तो फास्ट होता है, यानी इसकी स्पीड हाई होती है, बहुत फास्ट काम करता है। कितना फास्ट काम करता है हम बात करेंगे। और उसके बाद इसकी जो है एक्यूरेसी हाई होती है, हाई एक्यूरेसी। हाई एक्यूरेसी का मीन क्या कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते करते साथ में चेक भी करेगा कि न्यूक्लियोटाइड जो वो सही अटैच हुए हैं या नहीं हुए। अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाता है तो उसको वो सेपरेट कर देता है, रिमूव भी कर देता है। इसका मीन इसकी काम करने के जो है एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तीसरी बात, जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है डीएनए के अंदर तो उसके 5 डैश एंड की तरफ एक आरएनए लगाया जाता है जिसको हम प्राइमर बोलते हैं। उस आरएनए को अटैच किया जाता है और इस आरएनए को अटैच करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमेरेज, आरएनए पॉलीमेरेज। ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है ये एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो खर्च होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इसीलिए जो भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो ऐसे आएंगे, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीपीपी। इनका मीन क्या है, यानी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी। डी का मीन डीऑक्सीराइबोज है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मीन क्या हो गया कि यहाँ पे दो जो फोस्फेट जो ग्रुप हैं, दो फोस्फेट जो ग्रुप जो होते हैं या जो फोस्फेट जो होते हैं वो तो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, और एक जो फोस्फेट ग्रुप जो है वो इसके साथ डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के साथ काम आ जाता है, अटैच हो जाता है। यानी दो जो होते हैं वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, यानी वो ब्रेक होकर के और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीपीपी ये सारे के सारे यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और साथ में न्यूक्लियोटाइड अटैच होकर के नया डीएनए जो है बनाते हैं। ये बेसिक सी बातें आपको याद रखनी है। अभी हम डायग्रामेटिकली इस चीज को समझेंगे कि रेप्लिकेशन जो है वो हमेशा 5 डैश से 3 डैश स्ट्रैंड की तरफ होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है जो इस रेप्लिकेशन के लिए कंपलसरी होता है वो हाई स्पीड से काम करता है, उसकी एक्यूरेसी हाई होती है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसको डिस्कवर किया था, इसकी जो डिस्कवरी जो है डिस्कवरी की थी आर्थर कॉर्नबर्ग ने, आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1957 के अंदर। इसीलिए इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। ये जो एंजाइम जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम फर्स्ट, एक होता है डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम सेकंड, और तीसरा होता है डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम थर्ड। यानी पॉलीमेराइजेशन का जो मेन काम जो होता है या इस प्रोसेस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड होता है जो पॉलीमेराइजेशन का काम करता है। ये जो डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट जो है, जो यहाँ पे देखो आरएनए अटैच हो रहा है, इस आरएनए को डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिमूव कर दिया जाता है। तो उस आरएनए को रिमूव करने का काम जो है वो डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट करता है। और इसके साथ ही ये पॉलीमेरेज सेकंड है, जब आरएनए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अब्सेंट होता है तो उसका काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है। अब देखते हैं ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है, या डीएनए पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस या रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है। अब हम इस चीज को समझते हैं एक डायग्राम से। देखो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इस तरह से सेपरेट होकर के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। और सबसे पहले इस वाले डीएनए के अंदर ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मान लो इसका ये 3 डैश एंड है, ये 5 डैश एंड है, और यहाँ पे ये 5 डैश एंड है और ये 3 डैश एंड है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड हमेशा नया बनना स्टार्ट होता है 5 डैश एंड से, और 5 डैश एंड से इधर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पे लगा दिया जाता है एक प्राइमर, इस तरह से एक प्राइमर, यानी जिसको हम बोलते हैं आरएनए के रूप में यहाँ पे लगा दिया जाता है प्राइमर। और उसके बाद इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज
मेरेज एंजाइम, और वो भी कौन सा, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम थर्ड आता है। और ये जो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम क्या करेगा, यहां से अगर ये प्रोसेस हो रही है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये वाली जो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट होगी, वो न्यूक्लियोटाइड यहां से अटैच किए जाएंगे और लिए जाएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वहां से लिए जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, और वो जो न्यूक्लियोटाइड है इस तरह से, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, सी है, जी है, तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री जो है, जैसे ए के सामने यहाँ पे टी अटैच हो गया है, टी के सामने ए हो जाएगा, सी के सामने जी हो जाएगा, जी के सामने सी हो जाएगा। इस तरह से ये जो उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है उनको डीएनए पॉलीमेरेज लेकर के आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म में से, अगर यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस चल रही है, और उनको इस तरह से आगे से आगे, आगे से आगे अटैच करता रहेगा। और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर इसी को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ये बीच में ब्रेक नहीं हो रहा, बीच में रुक नहीं रहा, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। उसके बाद ये जो दूसरा जो है जिसको हमने लिखा है 3 डैश से 5 डैश, इसका मतलब इसका जो है 3 डैश इधर होगा और इसका 5 डैश कहीं इधर होगा, तो हमें यहाँ पे भी इस तरह से प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा। और ये जो प्राइमर जो है जिसको हम आरएनए के रूप में प्राइमर बोलते हैं, ये प्राइमर ऐड हो गया, उसके बाद इसमें इस डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन चलेगी, उसके बाद यहाँ पे प्राइमर ऐड होगा, इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलेगी, और जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है न्यूक्लियोटाइड को अटैच करके डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड जो बन रहा है ये कंटिन्यूअसली बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड जो है कंटिन्यूअसली नहीं बन रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या फिर इसी को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इसका मीन ये जो लैगिंग स्ट्रैंड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर जो डीएनए बन रहा है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको बाद में अटैच कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज, जिसको डिस्कवर किया था जेलर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं इनको बाद में आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है डीएनए लाइगेज की हेल्प से, और इस तरह से ये जो डीएनए जो है आगे से आगे खुलता रहेगा, और आगे से आगे ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो नए बनते रहेंगे, दोनों के दोनों स्ट्रैंड नए बनते रहेंगे, और लास्ट में उनको कंप्लीट इस प्रोसेस के बन जाने के बाद डीएनए जो लाइगेज है उसकी हेल्प से ये जो डीएनए जो है उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट है उनको जोड़ दिया जाता है, और इसी तरह से एक डीएनए से यहाँ पे बन जाते हैं 2 डीएनए के स्ट्रैंड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मीन डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, और बाद में ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं। आपको पता है इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, और वो जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं। इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो आज हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले डीएनए जो है उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, उसको अनजिपिंग या अनवाइंडिंग बोलते हैं। अनजिपिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि वो हेलिक्स को सेपरेट कर रहा है। और डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्पेशल प्रोटीन होती है जिनको एसएसबी बोलते हैं, और हेलिकेज एंजाइम के हेल्प से या हेलिकेज एंजाइम के साथ यहाँ पे को फैक्टर के रूप में काम करता है Mg+2 है, Mg+2। और उसके बाद ये जो सेकंड जो प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड। नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हमेशा 5' से 3' एंड की तरफ होती है, और 5' से 3' एंड की तरफ जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली बनता है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो बीच बीच में टुकड़ों के रूप में बनता है। उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। वो आगे जाके फ्रैगमेंट डीएनए लाइगेज की हेल्प से जुड़ जाता है, और जैसे डीएनए लाइगेज की हेल्प से जुड़ जाता है तो डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, एक डीएनए से 2 डीएनए जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, और उसके बाद
आगे की जो प्रोसेस है हम पढ़ेंगे कल। आज हमने पढ़ा ये डीएनए रेप्लिकेशन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन कल। ओके, थैंक यू।